समस्या इतनी गंभीर है, नेता खामोश हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर वहाँ से देख रहे हैं और देश की जनता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है, भले ही कोई भी यात्रा हो। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसी महीने में 15 अगस्त का रंगारंग कार्यक्रम पूरे देश में होगा और लोग सारी बातों को, सारे विवादों को भूलकर तिरंगे को सलामी भी देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के लिए एक नारा दिया है, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी को नमन। देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन्हें ये प्रोग्राम, ये अभियान समर्पित है। ये प्रोग्राम, ये अभियान मतलब मेरी माटी मेरा देश। धरती चाहे जहाँ की हो, किसी भी देश की हो या हमारे देश हिंदुस्तान की हो, इंसान बना तो उसी मिट्टी से है जिसका नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। आने वाला एक दिन जब जाता है तो मिट्टी के नीचे या उसका अंतिम संस्कार होता है, सब मिलाकर उसी मिट्टी में जाना है, चाहे उसे गंगा में बहाया जाए, चाहे उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाए, कहानी एक ही है। थोड़ा सा सवाल है, एक दो नहीं देखेंगे तो फिलहाल जो देश की हालत है, कई सवाल है। पुलवामा की जो घटना हुई थी, हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया था, मगर मेरी माटी मेरा देश और ये अभियान जिन लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए, उन्हें समर्पित भी है। बहरहाल, सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं और सत्ता में जाने की कोशिश करने वाले जो लोग होते हैं, भले ही ये हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख, ईसाई, पंजाबी, जो भी हों, मगर जितना अपने देश की राजनीति को मैं समझता हूँ, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये कब हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा देंगे, कब सरकार से सिखों को लड़वा देंगे और कब किसको लड़वा देंगे। यूँ समझ लीजिए कि एक कहावत है कि समुद्र की गहराई में अगर दो मछलियाँ आपस में टकराती हैं तो याद रखना कि वहाँ कोई ना कोई अंग्रेज़ होगा। अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश की आज़ादी जो हमें मिली और कुछ हिस्सा निकालकर पाकिस्तान भी बनाया गया। सफ़र हमारा आज़ादी का शुरू हुआ, मगर आज़ादी के 75वें के बाद 76वें साल में हम आज़ादी का दुरुपयोग कैसे कैसे कर रहे हैं और बर्बादी की तरफ कैसे कैसे जा रहे हैं, ये पूरा मामला पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है। पुलवामा की शहीदों की बातें तो किनारे हैं, शहीदों का हम सभी सम्मान करते हैं। देश के लिए जो भी अच्छा काम करे उसका सम्मान होना चाहिए, मगर सियासी लोग जिन्हें पढ़े लिखे लोग चुनकर सत्ता में भेज देते हैं, इन पढ़े लिखे लोगों से कुछ पॉलिटिशियन तो हमारे ऐसे होते हैं, चौथी पास, पाँचवीं पास, आठवीं पास, 10वीं पास, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का ही मामला ले लीजिए, कुछ ना कुछ लफड़ा है। बहरहाल, हम जिन्हें सत्ता के लिए भेजते हैं उन्हें कभी ठोक बजा कर देखते नहीं कि ये किस लायक है। बस उसने मुस्कुराकर हमसे वोट मांगा और हमने भी अपनी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में दे दिया और सत्ता उसके हाथ में दे दी। पाकिस्तान बनने के बाद भारत का जब सफ़र शुरू हुआ
पाकिस्तान का भी सफ़र जो शुरू हुआ तो कुछ बहुत अच्छा दिन पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे हैं, या बांग्लादेश के लोग भी नहीं देख रहे हैं, मगर हमारे देश की भी हालत ठीक नहीं है। पूरी दुनिया हमें देख रही है और शर्म से उम्मीद है कि कुछ न कुछ लोगों का सर तो झुकता ही होगा। हम बात कर रहे थे नेताओं का धर्म। नेताओं का कोई धर्म नहीं है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक में सबसे ज़्यादा सत्ता में अगर कोई पार्टी थी तो लोग उसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान कांग्रेस को अपना खैर ख्वाह यानी अपने लिए बेहतर एक प्लेटफॉर्म समझते थे, मगर कांग्रेस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ क्या क्या किया वो मुसलमानों को याद है। हालांकि भारत की आज़ादी में एक दो नहीं लाखों की तादाद में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को या तो जेलों में बंद करके मार दिया या रास्तों पर मार दिया। ये इतिहास है। भारत की आज़ादी के लिए भारत में रहने वाली तमाम कौमों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। मगर क्या आज़ादी का सही से इस्तेमाल हम कर रहे हैं? शायद नहीं। सीमा पर बैठे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। चाइना हमारे देश की धरती उस पर कब्ज़ा जमाते चला जा रहा है। पड़ोसी देशों से, जिसमें पाकिस्तान का नाम बार बार आता है, वहाँ से आतंकवादी यहाँ आकर हमले करते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं, क्योंकि आतंकवादी का भी कोई धर्म नहीं होता। फिलहाल हमारे जो हालात हैं, हमारे देश के चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने वाला है। मैं पिछले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था तो एक महाराज मुझे वहाँ मिल गए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2024 का चुनाव आने से पहले पहले देश में दंगे फसाद बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब महाराज की बात भी मुझे याद आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है मणिपुर नहीं संभल रहा है। हालांकि केंद्र में बैठी सत्ता के जो लोग हैं उन्हीं की सत्ता वहाँ भी है। मणिपुर में लड़ने वाले कौन हैं? हिंदू और ईसाई। मणिपुर में मंदिर और चर्च जलाने वाले लोग कौन हैं? हिंदू और ईसाई। ये मामला तो थमा नहीं, और फिर शोभा यात्रा के नाम पर जो अशोभनीय कार्य किए गए, नूह हरियाणा का मेवात दुनिया के सामने है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सामने हैं। वजह शोभा यात्रा पर पथराव, और पथराव के बाद दंगा, और फिर घरों को जलाना, गाड़ियों को जलाना। उसमें सरकारी सामान भी रहे होंगे, जैसे गाड़ियाँ या इस तरह के, क्योंकि 2 होमगार्ड भी उसमें मारे गए, शहीद हो गए। हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। ये जो कारोबार है हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, ये तो कांग्रेस के दौर से हमारे देश में चलता चला आ रहा है। इसका अंत न जाने कहाँ होगा, मुझे भी पता नहीं। बहरहाल फिलहाल हरियाणा के नूह में जो चल रहा है, एक तरफ तो लोग आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले रहे हैं, एक दूसरे की दुकानों को लूट ले रहे हैं, एक दूसरे की दुकानों को जलाते हैं या उनकी गाड़ियों को जलाते हैं। ये एक कारोबार चल रहा है। इसी बीच सरकार भी बुलडोज़र लेकर मैदान में आ गई। बुलडोज़र की कहानी हमारे देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली यानी जनसंख्या वाली जो रियासत यानी स्टेट है उत्तर प्रदेश, यहाँ के योगी बाबा ने बुलडोज़र का काम शुरू किया, और उसके बाद बुलडोज़र का नज़ारा दुनिया ने उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी देखा। जो कुछ जलने कटने गिरने पड़ने से बच गया था, अब वहाँ की खट्टर सरकार उन घरों को तोड़ रही है, और बताया जाता है कि इसका परमिशन नहीं है। अभी तक परमिशन देने वाले लोग कहाँ सोए हुए थे पता नहीं। एक बैग इन्हें पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया कि
इन घरों का, इन दुकानों का, इन झुग्गी झोपड़ियों का, बस्तियों का परमिशन नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। ये आग गुड़गांव यानी गुरुग्राम तक पहुंच गई। बड़ी बात यह है कि G20 की हम अगुवाई भी करने वाले हैं और गुरुग्राम में ही एक मीटिंग होनी है। ज़रा सोचिए, आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, नेताओं को छोड़ दीजिए, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आपने जिसकी भी प्रॉपर्टी जलाई होगी, जिसकी भी कार जलाई होगी, जिसका भी घर जलाया होगा, वो परिवार तो उजड़ गए ना। हो सकता है आने वाले दिनों में आपका घर कोई जला दे, आपकी गाड़ी जला दे, आपका परिवार उजड़ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आज़ाद भारत के बाद से कांग्रेस ने सत्ता में जो राज किया, जो मलाई काटी, उसमें भी दंगे फसाद हुए। 1-2 दंगे नहीं, 3000 के ऊपर दंगे हुए। अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए आता है क्योंकि सत्ता में जो होगा नाम उसी का आएगा, और सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के हर नागरिक की सुरक्षा करना, जैसा कि हो ही नहीं रहा है। शोभा यात्रा में जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, उन्हें मंदिर में छुपना पड़ा, पथराव हुआ, पुलिस आई, लोग मारे गए एक दूसरे को मारने के चक्कर में। तो शोभा यात्रा या इस तरह की और भी यात्राएं हमारे देश में निकल रही हैं जो पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा तनाव वाली रहती हैं। इसी बात को लेकर, यानी यात्राओं को लेकर बार बार हमारे देश में दंगे हो रहे हैं। किसी को यात्रा पर एतराज़ नहीं है, सिस्टम पर एतराज़ है। एक तरफ तो लोग बर्बाद हो रहे हैं और खट्टर सरकार उनके घरों को तोड़ रही है। कहाँ का इंसाफ? सरकारें अपनी कमियों को छुपाने के लिए जनता की जो संपत्तियां बर्बाद करती हैं या एक पॉलिसी के तहत बर्बाद करती हैं, उसकी जवाबदारी किसकी है? जब हम शपथ लेते हैं, जब आप सत्ता में जाते हो और शपथ लेते हो, तो शपथ में तो यही होता है ना, मैं सबकी सुरक्षा करूंगा। मगर बात वही है, सत्ता में पहुंच गए तो अब अपना कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो आखिर ये खेल कब तक चलेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे को लड़वाकर मारने की जो ये साजिश है, इसकी जिम्मेदारी देश में कौन लेगा? आने वाला दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब एक दूसरे को मारते ही रहें, और जिस दिन एक दूसरे को मारने वालों को समझ में आ गया तो फिर नेताओं की भी खैर नहीं होगी। क्योंकि पड़ोसी देश श्रीलंका में लोगों ने देखा, पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है, महंगाई अपनी चरम सीमा को है। देश के प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, गुड़गांव जल रहा है, मेवात यानी नूह जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। जिस तरह से ये इलाके जलाए जा रहे हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं किसी न किसी यात्रा के नाम पर, तो अगर यही हालत रही तो आने वाले दिनों में तो पूरा देश जल जाएगा। सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपनी सीट बचाए रखना है, तो क्या बचाए रखने के लिए लोगों को मरवाना ज़रूरी है? सवाल है। मैं उन हिंदुओं से भी पूछता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को आगे किया होगा, या बच्चे बिना बताए उन्हें वहाँ तक गए होंगे शोभा यात्रा में, और फिर दंगा हुआ, लोगों के घर जले। मैं उन मुसलमानों से भी पूछता हूँ कि किस किताब में लिखा हुआ है कि लोगों के घरों को आग लगाओ। बहरहाल समस्या इतनी गंभीर है, नेता खामोश हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर वहाँ से देख रहे हैं, और देश की जनता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। भले ही कोई भी यात्रा हो, मामला ये एक हमारी कोशिश तो ये होती है ना कि हम कोई यात्रा लेकर जाते हैं तो उस स्थान तक हमें पहुंचना है जहां की चाहत, जहां की मोहब्बत
जहाँ का आशीर्वाद लेने के लिए हमें वहाँ तक जाना है। हम वहाँ ना पहुँचकर बीच में रह जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो फिर इसे मैं क्या कहूँ, धर्म या अधर्म? क्योंकि सच्ची बात यह है कि अगर धर्म की बात होगी तो लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे। कहीं ना कहीं देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, जिसके कारण हमारा यूथ इस तरह की घटनाओं में शामिल होकर लूटपाट कर रहा है और अपने नाम पर FIR का दाग लगवा रहा है। बेहतर तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है, मेरी माटी मेरा देश, जो लोग भारत के लिए शहीद हुए उनको ये अभियान समर्पित है, मगर कैसे और क्यों, ये सवाल आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं खान फ़ख्र आलम।